Good morning, students. Moving to our next topic, that is kinetic stability of complexes. Today I am going to discuss this kinetic stability of complexes and factors affecting the stability of metal complexes. So starting with our topic of discussion, that is kinetic stability. तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताया था, दैट काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट. सो काइनेटिक स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट. और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है इसको हम जनरली डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबिलिटी और इनर्टनेस. तो जो कुछ लिगेंड्स हमारे लेबाइल हैं, कुछ लिगेंड्स हमारे इनर्ट हैं. तो ये लेबाइल और इनर्टनेस का मतलब यही है कि अगर कोई लिगेंड दूसरे लिगेंड से आसानी से रिप्लेस हो रहा है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन टाइम बहुत कम है, तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल है. अगर वो लिगेंड रिप्लेस नहीं हो रहा किसी और लिगेंड से, उसका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है? इनर्ट है. तो एक्सचेंज लगा लो लिगेंड की, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, रिप्लेसमेंट लगा लो एक लिगेंड की दूसरे लिगेंड से, उस इन टर्म्स के बेसिस पर हम लेबिलिटी और इनर्टनेस को एक्सप्लेन करते हैं. तो लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? दैट एबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टू अलाउ द फास्ट एक्सचेंज, substitution or replacement of its one or more ligands by other ligand is called the lability of a complex. The complex in which exchange occur fastly and rapidly are called the labile complexes, and the complexes in which exchange occurs slowly or no exchange occurs are called the inert complexes. तो ये labile और inert में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे एक्सचेंज के बेसिस पर. क्लियर? अगर एक्सचेंज स्लोली हो रहा है तो इनर्ट, अगर एक्सचेंज फास्ट हो रहा है या रैपिडली हो रहा है तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? लेबाइल. किनका एक्सचेंज हो रहा है? मेटल के साथ लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है. एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को अगर आसानी से रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? लेबाइल होगा. अगर नहीं कर रहा तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? इनर्ट होगा. क्लियर? तो दिस इज द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी. यस, तो हमने कोबाल्ट और निकल के कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लिया. तो जो कोबाल्ट का अमोनिया लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स था, मैंने उसको एसिडिक मीडियम के अंदर डिसॉल्व किया और ये देखा कि वो अनडिकम्पोज्ड है इवन आफ्टर मंथ्स, बिकॉज कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं लिगेंड का. तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो काइनेटिकली स्टेबल है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज नहीं हुआ लिगेंड के साथ, इसका दूसरे लिगेंड के साथ इन लिगेंड्स का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ. तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? काइनेटिकली स्टेबल है. लेकिन ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. ये काइनेटिकली स्टेबल है वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका रिएक्शन जो कांस्टेंट है वो 10⁻⁻25 टाइम्स है. तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है ये काइनेटिकली स्टेबल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारा काइनेटिकली स्टेबल हो तो वो थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल हो. ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे काइनेटिकली, कुछ नहीं, जो भी कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिकली लेबाइल हो सकता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो सकता है, ये काइनेटिकली स्टेबल है और ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी का आपस में कोई लिंक नहीं है. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, देखो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायरेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये काइनेटिकली स्टेबल है, देखो इसका रेट कांस्टेंट 10⁻⁻25 है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं हो रही है. ठीक है, तो जब भी मैंने इस कॉम्प्लेक्स को एसिडिक मीडियम के अंदर डिसॉल्व किया तो जो इसकी रिप्लेसमेंट बनना ये चाहिए था, ये इतनी आसानी से नहीं बना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है? काइनेटिकली स्टेबल है. ये लिगेंड्स, अमोनिया लिगेंड्स को रिप्लेस नहीं कर पाए वाटर लिगेंड्स. क्लियर? तो इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है दैट इज 10⁻⁻25. दिस इंडिकेट्स दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज काइनेटिकली स्टेबल. Similarly, we will discuss the formation of complex of nickel with cyanide ligands. तो टेट्रासाइनोनिकल को अगर हमने देखा तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट है 10⁻22. ये थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. जैसे ही मैंने इस कॉम्प्लेक्स को रेडियो एक्टिव
कार्बन सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो देखा कि हमें जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जो हमारे कार्बन लेबल्ड कार्बन एटम वाला साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट था। तो यहाँ पर इस लिगेंड की रिप्लेसमेंट क्या हो गई, वेरी फास्ट इन एक्वस सोल्यूशन। दिस इंडिकेट दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, काइनेटिकली लेबाइल, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। क्लियर। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है वो हम सिर्फ, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सिर्फ किस बेसिस पर बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इनके रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करके ही हम बता सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारा काइनेटिकली स्टेबल है क्या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। This is about the kinetic stability. In next slide, I am taking the difference between the inert complexes and labile complexes. तो inert complexes में क्या है, exchange of ligands very fast नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा है। Actually the rate of exchange of ligands is very slow. That's why the complex is inert. आप इसको correct कर लेना। और labile complexes में the rate of exchange of ligand is fast, इसीलिए वो complexes क्या हैं, labile हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर आप इसको लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हेडिंग दो, यहाँ पर इसको इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ये शायद मेरे से थोड़ी गलती हो गई, तो आप इसको चेंज कर लो यहाँ पर, क्योंकि तीनों जो इसके पॉइंट्स हैं ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के पॉइंट्स ही हैं, और ये ये लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के पॉइंट्स हैं और ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के पॉइंट्स हैं। तो आप इसको यहाँ करेक्ट कर लेना, ये कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट हैं और ये वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, लेबाइल हैं। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फास्ट है, यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स का रेट है वो स्लो है। तो हाफ लाइफ पीरियड भी इनका कम होगा और इनका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनको हम क्लासिकल टेक्निक से स्टडी कर सकते हैं, इनके लिए हमने को कोई स्पेशल टेक्निक्स चाहिए स्टडी करने के लिए। क्लियर, दीज आर द इनर्ट एंड लेबाइल लिगेंड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है चैप्टर में, दैट इज द फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स। सो बेसिकली मेजर टू फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स आर द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, कि हमारा सेंट्रल मेटल आयन का नेचर कैसा है, एंड सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल आयन है वो फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ मेटल आयन एंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो नेचर ऑफ लिगेंड है वो साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स। जो ये फैक्टर्स हैं ये किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन का नेचर क्या है और लिगेंड का नेचर क्या है, और सेंट्रल मेटल आयन इन टर्न फर्दर किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की कैसी है, मेटल का साइज कैसा है, चार्ज मेटल आयन पर क्या है। इन तीन फैक्टर्स पर जो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन डिपेंड करता है। जो नेचर ऑफ लिगेंड है वो फर्दर किस पे डिपेंड करेगा, साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर। तो एक एक फैक्टर्स को हम यहाँ से लेंगे और इनके ऊपर हम अपनी डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि दो टाइप के हमारे मेटल्स हैं, क्लास ए रिसेप्टर्स होते हैं एंड क्लास बी रिसेप्टर। ओके, इसको एक्सप्लेन करने से पहले फर्दर जो मैंने यहाँ पर फैक्टर लिखा है दैट इज द रिंग स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर में फर्दर तीन इफेक्ट्स आएंगे जो रिंग स्ट्रक्चर को एक्चुअली इफेक्ट करेंगे, दैट इज द चिलेट इफेक्ट, नेचर ऑफ द चिलेट रिंग एंड साइज ऑफ चिलेट रिंग। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने वेरी फर्स्ट एग्जांपल इथिलीन डायमीन का आपको बताया था, उसके अंदर कहा था कि ये चिलेट इफेक्ट, चिलेशन की वजह से इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वही वर्ड जो मैंने कहा था कि आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ये वही है कि रिंग स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कैसे कॉम्प्लेक्स की इफेक्ट करती है। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर इन टर्न किस पे डिपेंड करता है, चिलेट इफेक्ट पर, नेचर ऑफ चिलेट रिंग्स पर और साइज ऑफ चिलेट रिंग पर। क्लियर। तो अब हम अपने एक एक फैक्टर्स को उठाते हैं एंड उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो नेचर जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, एक तो चार्ज और एक साइज सेंट्रल मेटल आयन का। तो चार्ज
में क्या है कि जितना ज़्यादा चार्ज सेंट्रल मेटल आयन का होगा उसकी स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्सेस लिए, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, सिल्वर एंड कॉपर का कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया लिगेंड। तो इसके ऊपर जो मैंने चार्ज देखा कोबाल्ट पे +3 चार्ज होगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो x + 6 × 0 = +3, क्योंकि लिगेंड एंड मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है = टोटल चार्ज आ जाएगा। मुझे इसका चार्ज निकालना है तो मैंने इसको x कंसिडर किया। मुझे ये लिगेंड मालूम है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या होगा 0, तो x + 6 × 0 = +3। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा +3, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया मेटल के ऊपर +3। उसी तरीके से सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, x + 2 × 0 = +1, तो x = +1 एंड सिमिलरली x = +2। तो इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जैसे मैंने बताया ग्रेटर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो चार्ज सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का है, फिर सिल्वर का है, फिर कॉपर का है, तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। कोबाल्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स, फिर कॉपर एंड फिर सिल्वर, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है +1, इस पे +2, इस पे +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स है साइनाइड का। तो चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 और -2। अब हमें इंडिविजुअल मेटल के ऊपर चार्ज निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, x + साइनाइड जो लिगेंड है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है -1, -1 × 6 = 3, तो x का चार्ज कितना निकलेगा +3। उसी तरीके से इस आयरन कॉम्प्लेक्स के लिए x + 6 × -1 = -2, तो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पर सॉल्व करेंगे x = +2, तो इस पे चार्ज है +3, इस पे चार्ज है +2। तो लॉग बीटा के टर्म्स में अगर हम देखें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें आई 31, इसमें 8.3। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, आयरन के उस कॉम्प्लेक्स में जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, और इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। चार्ज कम है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। तो हम ये कहेंगे द चार्ज ऑफ Fe in FeCN6 3 negative is more than in FeCN6 2 negative. So FeCN6 3 negative is kinetically more stable than FeCN6 2 negative. But thermodynamically FeCN6 2 negative is more stable than FeCN6 3 negative. तो इस तरीके से हम इनकी थर्मोडायनामिकल डाटा और काइनेटिक्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव वाला ही थर्मोडायनामिकल स्टेबल हो। आई थिंक स्टूडेंट्स मैंने लॉग बीटा की वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी है, क्योंकि लॉग बीटा यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को बताती है। इस एग्जाम्पल में 31 जो थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी की वैल्यू है वो FeCN6 3 नेगेटिव की है, राइट। ये ऑपोजिट है, लॉग बीटा की वैल्यू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 8.3 होनी चाहिए और सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए 31 होनी चाहिए। ये आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पर कि जितना ज़्यादा चार्ज मेटल के ऊपर होगा, जितना छोटा साइज मेटल आयन का होगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है। जो कंपाउंड काइनेटिकली स्टेबल है वो ज़रूरी नहीं है कि थर्मोडायनामिकल स्टेबल भी हो। तो आप इस एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हो, ऑल्दो इस कॉम्प्लेक्स पर आयरन पे +3 चार्ज है, चार्ज ज़्यादा, साइज सेंट्रल मेटल आयन का कम है, काइनेटिकली ये स्टेबल है बट ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है। क्लियर। तो आप इसका ये जो डाटा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक एंड आप इस डाटा को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें थोड़ी 8.3 मिसमैच है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द साइज ऑफ मेटल आयन। सेम, चार्ज अगर ज़्यादा होगा मेटल आयन का साइज भी स्मॉल होगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ऑर्डर आयनिक रेडियाई का जो 3D सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो ये, और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। क्लियर।
तो साइज ऑफ मेटल में इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? तो ये इरविन विलियम्स ऑर्डर है. द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज दिस. सबसे कम ऑर्डर मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, इस ऑर्डर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयनिक रेडियाई है. तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसके एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा उतना ही मेटल आयन का जितना साइज छोटा होगा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. तो इसी जो नेचुरल ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, इसको हम बोलेंगे इरविन विलियम्स ऑर्डर. क्लियर? Third one is the electronegativity or charge distribution of the metal ion. तो stability complex also depends upon the electronic charge distribution and the metal ion. तो electronegativity के लिए जो आर्लैंड, चार्ल्ट एंड डेविस था, उन्होंने मेटल आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लास ए एक्सेप्टर एंड क्लास बी एक्सेप्टर्स. तो ये जो डिवीजन है क्लास ए एक्सेप्टर में, ये मेनली एलिमेंट्स जो मेटल आयन है ग्रुप 1 एंड 2 के आएंगे और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 3 to 6 के इनके अंदर मेटल आयंस आएंगे. ये जो मेटल आयंस है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, और ये किनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे? उन लिगेंड्स के साथ जिनमें डोनर एटम क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली ये बॉन्ड भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम्स के साथ बनाएंगे. तो ये क्लास ए एक्सेप्टर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल आयंस और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 6 तक के एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं. उसी तरीके से क्लास बी एक्सेप्टर्स, क्लास बी के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रोडियम, प्लेडियम, आर्गन, सिल्वर, इरिडियम, गोल्ड, मरकरी, इन मेटल्स में इनके फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे मरकरी की हमने बात की, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, या बाकी प्लेडियम की बात की. तो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अपनी डी ऑर्बिटल्स में फुल इलेक्ट्रॉन्स इनके प्रेजेंट होते हैं. तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और ये उनके साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जिन लिगेंड्स में डोनर एटम भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट हो. तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बेटर मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव उन लिगेंड्स के साथ बेटर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे जिन लिगेंड्स के अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स प्रेजेंट हो, डोनर एटम्स प्रेजेंट हो. तो कुछ बॉर्डर लाइन भी होते हैं जो क्लास ए और क्लास में हम इंक्लूड नहीं करते कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स के साथ या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स के साथ अपनी बॉन्ड बनाएंगे, तो उनको हम बॉर्डर लाइन मेटल्स बोलते हैं. तो बॉर्डर लाइन में आपका मैंगनीज, टंगस्टन, थैलियम एंड लेड इंक्लूडेड है. तो ये क्लास ए और क्लास बी के सेक्टर है. तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की एक्सप्लेन करेंगे कि मेटल आयन जो हैं हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए एक्सेप्टर, क्लास बी एक्सेप्टर. क्लास ए एक्सेप्टर में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयंस हैं जो डेफिनेटली बॉन्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस उन लिगेंड्स के साथ बनाएंगे जिनके अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट हो, डोनर एटम्स प्रेजेंट हो. क्लास बी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स इंक्लूडेड है, तो डेफिनेटली ये बॉन्ड उनके साथ बनाएंगे जिनके अंदर लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव डोनर एटम्स लिगेंड्स में प्रेजेंट हो. तो कुछ बॉर्डर लाइन मेटल्स होते हैं वो ना तो हम क्लास ए में रख सकते हैं ना उनको हम क्लास बी में रख सकते हैं. ये स्लाइड गलती से इंक्लूडेड है, आपको इस स्लाइड को नहीं देखना क्योंकि पोलराइजिंग थ्योरी में है. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द लीगेंड. जो नेचर ऑफ द लीगेंड है अगेन वो साइज एंड चार्ज ऑफ द लीगेंड पे डिपेंड करेगा एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लीगेंड पे डिपेंड करेगा. जैसे जैसे मेटल का साइज स्मॉल था, मेटल लीगेंड की कॉम्प्लेक्स जो स्टेबिलिटी थी या बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, उसी तरीके से जो स्मॉल साइज लीगेंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू लार्ज साइज लीगेंड. जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव के साथ, फ्लोराइड के साथ आयरन 3 पॉजिटिव में अगर प्रेजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू क्लोराइड के साथ. डाटा हमें लॉग बीटा की वैल्यू से क्लियर है. FeF2 पॉजिटिव में लॉग बीटा की वैल्यू 8 है, FeCl2 पॉजिटिव के अंदर लॉग बीटा की वैल्यू 1.3 है. जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू स्टेबिलिटी हमारे कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज़्यादा होगी.
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लिगेंड का साइज स्मॉल है तो वो मेटल आयन को ईजिली अप्रोच कर सकता है, इसलिए स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है और एक हमने सल्फर 2 नेगेटिव लिया, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू सल्फर 2 नेगेटिव। नेक्स्ट इसके अंदर है दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड का मतलब होता है ease of donation of electrons by the ligand. Greater the ease of donation of electron by the ligands, greater is the strength of metal ligand bonding and greater will be the stability of a complex. क्योंकि जो बॉन्ड बनती है ligand और central metal ion के बीच में, that is the bond formed by the donation of electron by the ligand to the empty orbital of the central metal ion. तो जितने आसानी से जो ligand है अपने metal electrons को donate करेगा एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन में, उतनी ही आसानी से वो बॉन्ड बनेगी, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ग्रेटर होगी और स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा बेसिक हमारा लिगेंड होगा, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड, दैट मीन्स ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड एंड ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आप ये बताएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन करें? डेफिनेशन में तो हमने बोल दिया द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करती है स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स को, तो हम बोलेंगे द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट मॉलिक्यूल फॉर्म विद H पॉजिटिव आयन। अगर कोई लिगेंड बाइंड कर जाए H पॉजिटिव के साथ टाइटली, शुड आल्सो फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन। तो इसके लिए जो हम बेस हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए वो H पॉजिटिव आयन को लेकर चलते हैं। अगर कोई भी लिगेंड, कोई भी बेस अगर H पॉजिटिव आयन के साथ टाइटली बाइंड कर रहा है तो वो डेफिनेटली स्टेबल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन के साथ बनाएगा। तो इसीलिए हम बोल देते हैं अमोनिया शुड बी अ बेटर लिगेंड दैन वाटर। क्लियर? एंड F negative forms a stable complexes than chloride, bromide and iodide. उसी तरीके से जो साइनाइड है एंड अमोनिया है, दे आल्सो फॉर्म दे आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड दे आल्सो फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। तो आयंस जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे इनके साथ वो डेफिनेटली क्लास ए रिसेप्टर के मेटल आयंस ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर, तो रिंग स्ट्रक्चर में हम किन किन फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे चिलेट इफेक्ट को, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स को, साइज ऑफ चिलेट रिंग्स को एंड स्टेरिक इफेक्ट्स को। तो चिलेट इफेक्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की होती है वो जनरली इंक्रीज्ड हो जाती है बाय चिलेशन, और चिलेशन के लिए जो लिगेंड्स होते हैं उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और जनरली जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो बाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं। बाइडेंडेंट लिगेंड का एग्जांपल हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जो एग्जांपल लिया था निकल के साथ, उसके अंदर इथिलीन डायमीन को यूज किया था, और EDTA के साथ जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्सेस दैट आर फॉर्म्ड बाय द यूनिडेंडेंट लिगेंड्स लाइक वाटर एंड अमोनिया। क्लियर? तो EDTA जो है यहाँ पर हेक्साडेंडेंट लिगेंड है। EDTA क्या है? इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो ये हेक्साडेंडेंट लिगेंड है। हेक्साडेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसमें 6 डोनेटिंग साइट्स हैं लिगेंड में। ये 6 डोनर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है जिनके थ्रू ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जितने भी हमारे बाइडेंडेंट से लगा लो, बाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स जो भी होंगे वो रिंग फॉर्मेशन करेंगे। रिंग फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की बढ़ती है और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? चिलेशन बोलते हैं या चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। चिलेट इफेक्ट कौन करते हैं? जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं? जो कि रिंग फॉर्मेशन करें, वो मेनली बाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं। द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चिलेशन, चिलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन and it is called chelating effect. For example,
निकल के साथ हमने अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इसकी थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी को हमने देखा, लॉग बीटा की वैल्यू 8.61 एक्सपेरिमेंटली आई। क्लियर। उसी तरीके से निकल के साथ हमने दूसरा जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें हमने लिगेंड इथिलीन डायमीन लिया, यानी कि बाइडेंडेंट लिगेंड लिया। बाइडेंडेंट लिगेंड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना। इसमें जो हमने लॉग बीटा की वैल्यू, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देखी, वो वैल्यू हमारी आई 18.28। जब हमने दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कंपेयर किया, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, तो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है निकल का इथिलीन डायमीन के साथ, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स 1। तो जो चिलेशन है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो निकल है वो कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ एक्वा सॉल्यूशन में बनाएगा, तो यहां पर क्या होगा, 6 अमोनिया लिगेंड्स 6 वाटर लिगेंड्स को रिप्लेस करेंगे। तो एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स जो डिस्प्लेस्ड हैं वो हमारे सेम रहे। लेकिन जब इथिलीन डायमीन ने किसी एक्वा निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, तो 3 एथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्प्लेस करेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को। इस वजह से वो इंक्रीज कर देंगे एंट्रोपी को, और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो चिलेशन की स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, क्योंकि वहां पर एंट्रोपी हमारे सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। तो जितनी ज्यादा हमारी चिलेट रिंग कॉम्प्लेक्स में बनेंगी, तो स्टेबिलिटी भी हमारी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ये यूनिडेंडेंट लिगेंड है, नंबर ऑफ चिलेट रिंग 0, लॉग बीटा की वैल्यू 12। बाइडेंडेंट लिगेंड, चिलेट रिंग 2, लॉग बीटा की वैल्यू 20। तो 2 जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग है वो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग्स बनते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी साइज चिलेट रिंग्स का क्या होना चाहिए। अब ट्राइडेंडेंट लिगेंड है तो ये 3 रिंग्स बनाएगा, फर्दर इसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू बाइडेंडेंट और इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ चिलेट रिंग। अब साइज ऑफ चिलेट रिंग्स पर भी स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है। ये प्रूफ हुआ है कि जो मेटल चिलेट्स हैं जिनमें 5 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट मेटल चिलेट्स हैविंग 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिगेंड्स जो 5 मेंबर्ड रिंग्स बना सकें वो हैं ऑक्सलेट, इथिलीन डायमीन, ग्लाइसिन या डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमीन। तो आपका ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं उन लिगेंड्स के जो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे मेटल आयंस के साथ। जब बॉन्ड बनाएंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग वाले जो चिलेट्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे दैन अदर मेंबर्ड रिंग। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग मैंने बोला स्टेबल हैं, 6 मेंबर से भी वो डेफिनेटली स्टेबल होंगे अगर वो सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ रही है, अनसैचुरेशन आ रही है, तो उस केस में 6 मेंबर्ड चिलेट्स जो हैं वो हमारे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू 5 मेंबर्ड चिलेट्स। तो आपको ये 2 पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट जनरली 5 मेंबर्ड चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन द 6 मेंबर्ड चिलेट। Clear? But if there is double bond or unsaturation present in the ring, in that case our 6 membered chelates are more stable than 5 membered chelates. Clear? For example, acetyl acetonato complex के अंदर 6 membered ring बन रही है और डबल बॉन्ड भी रिंग के अंदर आ रही है। ये देखो मैंने इसमें एग्जांपल में बनाकर दिखाया है कितने membered ring है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहाँ पर और अनसैचुरेशन आ रही है, तो इसका 6 मेंबर्ड वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो जनरली रीजन हम ये देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन हमारा बढ़ जाता है, इस वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है, और reduced effective concentration of the ring for large chelate molecules जनरली जो 7 और हायर मेंबर रिंग्स बनाएंगे, और डिफिकल्टी स्टेरिक क्राउडिंग तो है ही है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे 6 मेंबर चिलेट ज्यादा स्टेबल होंगे। तो साइज ऑफ चिलेट रिंग में भी यही है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, स्मॉलर अगर लिगेंड्स लगे हुए होंगे तो वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल होंगे। ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेस, लिगेंड्स विच कंटेन लार्जर बर्कियर ग्रुप form less stable complexes than their analogous smaller ligands. This is because
If bulky groups are present near the donor atom, they causes the mutual repulsion, and due to this metal ligand bond becomes weak and stability of a complexes decreases. तो ये examples हैं, आप यहाँ से इन examples को देख लेना. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे स्क्वायर प्लेनर में. थैंक यू.